नमस्ते दोस्तों, आई एम डॉक्टर विष्णु कोनेरू। आई विल बी द होस्ट फॉर टुडेज हेल्थ कास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है पर्सनली मेरे दिल के बहुत करीब है। कैसे करीब है मैं ये पॉडकास्ट के दौरान आपको बताऊंगा। एंड आई एम श्योर जब आप ये पॉडकास्ट सुनोगे तो आपको भी मेरे जैसा ही लगेगा। हम सब एज ए जनरेशन अपने काम में इतना बिजी हो जा रहे हैं कि हमारे लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो टाइम फिर भी जुटा पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्राइड है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो जिनको सबसे ऊंचा दर्जे पे रखता है, हमारे घर के बड़े, हमारे घर के बूढ़े लोग, उनको हम उतना टाइम कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहे। तो आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। एक और रीजन जिसके वजह से ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कॉलेज सीनियर्स, डॉक्टर ऋषभ बंसल, जो एक सीनियर सिटीजन स्पेशलिस्ट है, जीरियाट्रिशियन है। इनफैक्ट वो जो जयपुर के मशहूर संतोबा मेमोरियल हॉस्पिटल के एचओडी हैं जीरियाट्रिक्स के। तो डॉक्टर साहब, हम सबको बताएं कि जीरियाट्रिक्स या सीनियर सिटीजन स्पेशलाइजेशन या एल्डरली साइंस में कहना चाहूंगा, कैसे अलग है, उनका बायोलॉजी कैसे अलग है हमारे जो नॉर्मल अडल्ट लोगों के बायोलॉजी से। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जेरेट्रिक मेडिसिन एक्चुअल में है क्या। जेरेट्रिक मेडिसिन मेडिसिन की वो सब स्पेशलिटी है जो 60 या 60 से ऊपर के बुजुर्गों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए अलग से डॉक्टर होते हैं जिनको पीडियाट्रिशियन बोला जाता है, उसी तरह से सीनियर सिटीजन के जो अलग से डॉक्टर होते हैं उनको जेरेट्रिशियन बोला जाता है। अब बात ये आती है कि भाई ये अलग से स्पेशलिटी क्यों है। तो जैसे बच्चे अलग होते हैं यंग लोगों से, उसी तरह से बुजुर्ग लोग भी अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप अपने घर में किसी बुजुर्ग को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक दो नहीं, चार पांच बीमारियों का इलाज एक साथ ले रहे हैं। उनकी नंबर ऑफ मेडिसिन आप चेक करेंगे तो एक दो की जगह हो सकता है 8-10 गोलियां ले रहे हैं। तो एज के साथ साथ ये फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है कि एक तो आप मल्टीपल बीमारियों से प्रेरित हो है, परेशान है, साथ में आप मल्टीपल मेडिसिन ले रहे हैं, और साथ में एज के साथ साथ जो आपके ऑर्गन्स है जैसे किडनी का फंक्शन, लिवर का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, मेमोरी फंक्शन, ये सारी चीजें रिड्यूस हो जाती हैं। तो जेनेटिशियन का यही काम होता है कि एज के साथ साथ जो ये मल्टीपल चेंजेस आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए एल्डरली इंसान का इलाज कर सकते। जैसे आप बता रहे हैं कि जीरियाट्रिक्स के जो पेशेंट्स है वो मोर देन 60 इयर्स के होते हैं और ज्यादा दवाइयां लेते हैं, और उनके मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स भी अलग होंगे जिनके वजह से इतने सारे दवाइयां ले रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि इस एज में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिलते हैं? और अगर थोड़ा स्पेसिफिकली पूछूं मैं, तो न्यूरोलॉजिकल वाइज, जो हमारा आज का टॉपिक जिस तरफ होने वाला है, न्यूरोलॉजिकल वाइज क्या प्रॉब्लम्स है कॉमनली? अगर हम जैसे इस एज की सबसे कॉमन परेशानी जो मैं देखता हूँ उसमें पहला तो ये है कि भूख नहीं लग रही एज के साथ, या वेट लॉस हो रहा है। दूसरी कॉमन परेशानी है कि कमजोरी हो रही है या थकान हो रहा है। कुछ न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि चक्कर आना, मेमोरी डिक्रीज होना, बॉडी का बैलेंस डिक्रीज होना, नींद ना आना। उसके अलावा कुछ मल्टीपल इश्यूज हैं जैसे कि शुगर है, बीपी है, थायराइड है। ये सारी परेशानियां हम एज के साथ साथ काफी कॉमनली देखते हैं। तो ये सब हम सुनते बहुत है बाहर, लेकिन जिस तादाद में, जिस प्रपोर्शन में वो बूढ़ों में होता है, वो काफी ज्यादा है। एंड स्पेशली न्यूरोलॉजिकल वाइज वो बढ़ता ही जाता है जैसे एज में हम पहुंचे। तो जैसे आपने न्यूरोलॉजी का बताया, डिमेंशिया या भूलने की बीमारी के बारे में बताई, तो मैं, मेरे दादी हरसेल्फ इज अ पेशेंट ऑफ एल्जाइमर्स डिसीज। तो सबने सुना होगा जो भूलने की बीमारी है। तो वो जब भी हमारे घर में स्टेयर्स पे जाते हैं या फिर बाथरूम यूज करते हैं, हमें घर पे काफी हमेशा थोड़ा डर का रहता है ना? तो हम जितना भी केयरफुल रहे, एक दो बार हो चुका है जो वो एक्चुअली गिरे हैं। तो हमारे व्यूअर्स भी अगर वो एक बार वीडियो पॉज करके सोचे, तो कोई ना कोई उनके घर पे भी, कोई ना कोई पिछले एक दो साल में कोई ना कोई होगा जो एक फॉल या गिरने के उससे गुजरा है। बाय गॉड्स ग्रेस आई होप वो डेंजरस नहीं था, बट हो सकते थे। एंड थ्रू दिस टॉक टुडे ऑन फॉल्स इन एल्डरली, बूढ़ों में गिरने की समस्या के बारे में बात करते हुए, हम जानेंगे कि कितना कॉमन है ये, कैसे रोका जा सकता है, और अगर बाय चांस फॉल हो गया, अगर अगर हमारे बूढ़े लोग गिर गए,
तो हमको घर पे कैसे मैनेज करना। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें एक फॉल, नॉर्मल गिरने में, और फेंटिंग या जो हम बोलते हैं माने बेहोशी, तो उसमें अंतर समझाएं प्लीज। देखिए, फॉल जो है वो एक ब्रॉड टर्म है। कोई भी एल्डरली अगर गिर के जमीन पे चले जा रहा है या जमीन को टच कर रहा है स्लिप होके, तो उसको फॉल बोलते हैं। अब फॉल के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि भाई पास में कोई कारपेट रखा था, पैर फंस गया, इस वजह से गिर गए। जमीन पे पानी था, स्लिप हो गए, उस वजह से गिर गए। तो ये सब चीज तो फॉल के अंदर। लेकिन फॉल के अंदर एक छोटा सा सब डिवीजन है। जब पेशेंट बेहोश होके या चक्कर खा के जो गिरते हैं, उसको फेंट बोला जाता है। तो फॉल एक ब्रॉड टर्म है कि किसी भी वजह से गिरना, वो फॉल है। और सिर्फ बेहोश होके वजह से गिरे तो वो एक कारण हो गया कि फेंट होने की वजह से फॉल हो गया। ये दोनों में डिफरेंस माना। तो जैसे हमने सुना कि फॉल और फेंट अलग है। फेंट ऑब्वियसली अलग कारण से होता है जिसके वजह से तुरंत हमको एक डीपर बीमारी की तरफ हम सोच सकते हैं, ठीक है। पर फॉल में कैन लीड टू अ डीपर बीमारी, जैसे फॉल होके सर पे चोट लग गई, तो वो एक लॉन्ग टर्म दिक्कत हो सकता है। हमारे स्पाइन पे, रीढ़ पे, हड्डी पे चोट लग गई, उस पे भी एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब मेरे हिसाब से मैं पूछना चाहूंगा इस पॉडकास्ट का सबसे अहम सवाल, जो इस पॉडकास्ट के इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन करता है, कि ये जो प्रॉब्लम है वो कितनी कॉमन है, और किस एज पे कितना रिस्क है हमारे एल्डर्स को। कब से हमें एज देयर चिल्ड्रन या उनके केयर टेकर्स, कब से हमें सावधान रहने की जरूरत देखिए, अगर हम फॉल के प्रिवलेंस की बात करें तो जो हमारे डाटास बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि हर 4 में से एक बुजुर्ग है जो साल भर में गिर जा रहे हैं। और अगर आज के बारे में बात करें तो हर सेकंड कोई एक बुजुर्ग गिर रहे हैं। और जो फॉल है वो सबसे कॉमन कारण है हिप फ्रैक्चर का। और अगर हम ये बात करें कि साहब किस एज से अपन को फॉल से लेके सोच लेना चाहिए, तो जो वेस्टर्न गाइडलाइंस कहती है कि 65 ऑनवर्ड्स आपको फॉल का रिस्क बढ़ जाता है। और उसी को अगर अपन इंडियन सिनेरियो में यूज करें तो 60 ईयर्स के ऊपर आपको फॉल का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती है। फॉल की जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो हम आगे अभी डिस्कस भी करेंगे, वो बढ़ते जाते हैं। तो जैसे उदाहरण में देखें तो 60 साल की अगर हम एज देखें, तो उसमें लगभग 10% बुजुर्ग है जो साल में एक बार गिरते हैं। वहीं अगर हम 70 साल के बुजुर्ग को देखेंगे या 75 के को देखेंगे, तो 25% तक लोग होते हैं जो साल में एक बार गिर जाते हैं। वहीं अगर हम 80 से ऊपर के बुजुर्गों को देखेंगे, तो अप टू 50%, यानी कि 80 के ऊपर हर दो में से कोई एक बुजुर्ग है जो हर साल किसी ना किसी वजह से गिर जाता है। इतना कॉमन है ये फॉल की है। परेशानी। तो अगर मतलब जितना मैं सीख पा रहा हूँ ये है कि अगर सिक्सटीज में अगर एक बूढ़े मेरे घर पे गिरे हैं, तो सेवेंटीज में उनका रिस्क और भी ज्यादा है ना। तो मुझे और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है एज देयर केयर टेकर। ओके। तो अगला मेरा सवाल मेरा ये होगा कि एल्डर्स के गिरने में कॉमन कारण क्या है। जैसे वो उनके शारीरिक हो या फिर साइकोलॉजिकल रीजन हो, फिजियोलॉजिकल रीजन हो, अलग है। जैसे आपने बताया हमारे थोड़े अडल्ट या बच्चों से ऑब्वियसली। तो या फिर उनके इवन घर के रीजन हो, जैसे एनवायरनमेंट के रीजन हो, जैसे आपने बताया पानी से फिसल के गिर गया। तो ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं या कारण है जिससे फॉल होता है इस एज में यूजुअली, प्लीज बताएं। जी। तो जो हम मोस्टली जो बुजुर्गों को देखते हैं, तो उनके जो फॉल्स के जो कारण होते हैं वो किसी एक बुजुर्ग में एक कारण हो ऐसा जरूरी नहीं है। मोस्टली मल्टीपल कारण एक साथ मिलके फॉल्स का रिस्क बढ़ाते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक कारण तो ये हो सकता है कि न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, जैसे कि मसल्स में वीकनेस है, तो चलते चलते मसल्स में उतनी पावर नहीं है इसलिए गिर गए। दूसरा है सेंसेशन नहीं है, कि भाई चल रहे हैं, ताकत है, लेकिन पैरों में सेंसेशन ही नहीं है, तो पैर गलती से कहीं और लग गया, इस वजह से गिर गए। तीसरा है कि मेमोरी कम है या ब्रेन का कोऑर्डिनेशन कम है, इस वजह से गिर गए। तो एक ब्रॉड टर्म तो ये होगा न्यूरोलॉजिकल कॉज। लेकिन नॉन न्यूरोलॉजिकल कॉज भी काफी कॉमन है फॉल्स में। जैसे दूसरी दिक्कत अगर हम देखें तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स। जैसे मैंने एक पेशेंट देखे थे, उनको क्या था कि जो सूजन की गोली होती है डाइटोर करके, वो दिन की जगह गलती से रात में ले रहे हैं। उस गोली से यूरिन बार बार आता है, तो वो जल्दबाजी में बाथरूम में जाते थे, इस वजह से गिर गए। तो ऐसे केस में हमें मेडिसिन भी देखनी होगी, किसी मेडिसिन से तो फॉल नहीं हो रहा। दूसरा, कई बार नींद की गोली है, कि भाई किसी इंसान को रात में बार बार यूरिन जाना पड़ता है, और रात में उन्होंने यूरिन नींद की गोली भी ले ली, तो वो बिल्कुल बेहोशी स्थिति में रात को यूरिन जा रहे हैं, उस वजह से भी गिर गए। तो नींद की गोलियों से भी ऐसा हो सकता है। तो न्यूरोलॉजिकल कॉज हो गया, ये अपना मेडिसिन का कॉज हो ही गया।
तीसरा जेरेट्रिक सिंड्रोम्स हो गए, जैसे कि आंखों से कम दिखना, यूरिन इनकॉन्टिनेंस या जॉइंट पेन्स। इसकी वजह से भी आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और गिर सकते हैं। और अगर एक आखिरी पार्ट देखें तो वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। बारी सारी चीज ठीक है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर से भी काफी कॉमन फॉल हो सकता है। अगर मैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स को थोड़ा और आपको डिटेल में बताऊं तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। एक पेशेंट मैंने देखे थे जिनका हिप फ्रैक्चर हुआ था। उनको क्या हुआ था कि उनके जो रूम की बेड का साइज था वो थोड़ा नीचे था। तो वो जब भी बैठते थे तो पहले हाथ रख के बेड पे हाथ रखते थे फिर बैठते थे। एक बार गलती से क्या हुआ कि हाथ स्लिप हो गया और गिर गए। यानी कि अगर अपन बेड की हाइट को ही एडिक्वेट रख लें तो वो भी फॉल को प्रिवेंट कर सकता है। एक बुजुर्ग है, महिला थी, वो क्या कर रही थी कि भाई मैं कपड़े चेंज कर रही थी कारपेट पे और कारपेट फिसल गया। तो ये जो बेडरूम में कारपेट्स रखे हैं वो भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर है फॉल का। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके पैरों में मसल्स में वीकनेस है या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, यानी खड़े होते ही चक्कर आना। वो लोग कई बार बाथरूम से खड़े होते हैं, तो खड़े होते ही चक्कर आ गया तो उनको भी गिरने की दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि उनको ग्रैब बार्स उधर लगा दे बाथरूम के बगल में, ताकि वो ग्रैब बार्स को पकड़ के खड़े हो पाए। ऐसे ही कुछ बुजुर्ग हैं जो भाई कि बाथरूम गए थे, साफ पानी था, स्लिप हो गए, तो अगर हम एंटी स्लिप मैट्रेस यूज करें वो भी एक काफी कॉमन कारण है। साथ में रात में अंधेरा है साहब, कि यूरिन करने गए लेकिन आंखों से कम दिखता है, आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा था, इस वजह से गिर गए। तो एक सिंपल चीज कि हमने नाइट लैंप लगा दिया या उधर की लाइटिंग बढ़ा दी, उससे भी फॉल्स को अपन बचा सकते हैं। तो अगर मैं ब्रॉडली आपसे बोलूं तो न्यूरोलॉजिकल कॉज है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स है, जीरेट्रिक सिंड्रोम्स है, और ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। ये चार मेन कारण है जिस वजह से फॉल्स के रिस्क बढ़ सकते तो मेरे तरफ से ये आखिरी सवाल होगा, जिसके बाद हम अपने ऑडियंस के सवालों पे जाएंगे। एक सवाल जिससे मैं खुद आपसे सीखना चाहूंगा कि अब मेरे घर पे अगर मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का एक फॉल हो जाए या गिर जाए, तो मैं उसको पहली बात रोकूं कैसे, प्रिवेंट कैसे करूं, और अगर हो जाता है तो इमीडिएटली मैनेजमेंट के क्या स्टेप्स लूं। हैं। देखिए ऐसा है कि जो एल्डरली में फॉल्स हो जाते हैं उसके लिए जेनेटिशियन अलग से एक फॉल्स प्रिवेंशन क्लिनिक चलाते हैं। फॉल्स प्रिवेंशन क्लिनिक में क्या होता है, सबसे पहले कि फॉल हुआ क्यों, उस कारण को इलाज किया जाता है। जैसे अगर पैरों में सेंसेशन कम थी इस वजह से फॉल हो गया, तो सेंसेशन को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है B12 के इंजेक्शन लगाने पड़े। हो सकता है डायबिटीज की या थायराइड की वजह से ऐसा हुआ है तो डायबिटीज थायराइड को कंट्रोल किया जाए। या विटामिन डी की कमी है जिस वजह से मसल्स वीकनेस है तो उसको ट्रीट किया जाए। तो सबसे पहला पार्ट होता है जेनेटिशियन का, टू ट्रीट द प्राइमरी कॉज। फिर सेकंड पार्ट होता है कि मेडिसिन का रिव्यू किया जाए, कि सारी मेडिसिन चेक की जाए कि कोई मेडिसिन की वजह से तो नहीं है। जैसे अगर कोई नींद की गोली ले रहे हैं जिस वजह से फॉल हुआ है तो नींद की गोली को हटाया जाए। कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, जैसे कि खड़े होते ही एकदम से चक्कर आ रहे हैं, तो उस मेडिसिन को हटा के बेटर मेडिसिन दी जाए। तीसरा पार्ट होता है फॉल्स के लिए गेट और बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो अगर एल्डरली को बार बार फॉल हो रहा है या फॉल का रिस्क भी लग रहा है तो उनको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है जिससे उनके बैलेंस का इंप्रूवमेंट हो। जिस तरह से अपन मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप रेगुलर घर पे कर सकते हैं। और चौथा पार्ट होता है कि फॉल की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज है, कि फॉल्स होने की वजह से हिप फ्रैक्चर हो गया, तो उसके लिए बोन डेंसिटी की जाती है कि बोन्स कहीं वीक तो नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस चेक किया जाता है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर जैसे आपका सवाल था कि हम होने से पहले क्या करें, होने से पहले आप ये कर सकते हैं कि ओल्ड एज में सबका फॉल असेसमेंट कराएं। फॉल असेसमेंट में जेनेटिशियन आपको बताएंगे कि बोन्स वीक है तो बोन स्ट्रेंथनिंग की मेडिसिन दी जाए। कोई मेडिसिन उनको ऐसा लग रहा है कि इससे गिर सकते हैं एल्डरली, तो उनको गिरने से पहले ही मेडिसिन को हटाया जाए। या कोई उनको रिस्क फैक्टर दिखते हैं कि इस वजह से ऐसा हो सकता है, वो कराया जाए। और उनकी चलने फिरने में कोई दिक्कत है तो कुछ बैलेंस की एक्सरसाइजेस की जाए। तो ये सारी चीज तो हम प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं, और एक बार फॉल हो भी जाता है तब भी फॉल प्रिवेंशन क्लिनिक में ये सारी चीजों को असेस करके इनको मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हमारे ऑडियंस ने हमारे यूट्यूब कम्युनिटी और इंस्टाग्राम पे कुछ सवाल पूछे हैं, जिनमें से दो बहुत ही रेलेवेंट सवाल मुझे लगे, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो उनमें से एक है कि जब एक एल्डरली के मेंटल इश्यूज हो, अगर वो भले भूलने की बीमारी हो जैसे अल्जाइमर्स या साइकेट्रिक बीमारी हो, तो उन बूढ़ों में स्पेसिफिकली क्या कुछ अलग मेजर्स ले सकते हैं।
देखिए कुछ मीजर्स तो नॉर्मल मेडिकल मीजर्स हो गए, जो आपको डॉक्टर देखेंगे, मेडिसिन लिखेंगे। कुछ चीज जैसे आप क्या कर सकते हो कि जैसे अल्जाइमर्स पेशेंट में कई बार क्या होता है कि वो बिना बताए कहीं चले गए, और फिर बड़े मुश्किल होता है कि उनको खोजे कैसे। तो उसमें आप क्या कि उनको एक रिस्ट बैंड लगा सकते हैं। रिस्ट बैंड में आपने घर का एड्रेस या घर का नंबर ले दिया, तो ताकि अगर वो गलती से कहीं चले जाते हैं या कहीं मिस हो जाते हैं तो कोई भी इंसान आपको कॉल करके कनेक्ट कर सकता है। या फिर आजकल तो काफी स्मार्ट जैसे वॉचेज आती है जिसमें जीपीएस के थ्रू लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि अल्जाइमर्स के पेशेंट खाते नहीं है, कि खाना नहीं मन करता उनको। तो उनको जैसे छोटे बच्चों के लिए अपन करते हैं कि भाई एक एक घंटे तक उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। वही अल्जाइमर्स के केस में भी हो सकता है कि आप सारी फैमिली एक साथ डिनर पे बैठे तो उनको खाना ज्यादा भाता है या ज्यादा अच्छा लगता है। तो उस तरह से भी उनको हेल्प किया जा सकता है। बाकी मोस्टली जो मेमोरी के लिए कुछ कॉग्निटिव प्रोग्राम्स या कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि कोई एल्जाइमर ग्रुप बन गया। एल्जाइमर ग्रुप में सारे जो एल्डरली है वो एक दूसरे से सोशल इंटरेक्ट करेंगे, तो वो भी उनको मेमोरी को थोड़ा बूस्ट कर सकता है। ये चीज है। तो जैसे आपने स्मार्ट वॉचेस के बारे में बताया, तो हमारे ऑडियंस का दूसरा सवाल भी यही था, इसी रिलेटेड था कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट जी। फॉल्स, या फिर अगर इमरजेंसी में फॉल हो जाए जैसा भी हो, तो टेक्नोलॉजी जो हम्म, अपकमिंग है वो कैसे यूज कर सकते हैं इस जी। फील्ड में। देखिए, हाँ, देखिए फॉल्स आज भी इंडिया के लिए एक बहुत नया टॉपिक है। वेस्टर्न कल्चर में तो काफी कॉमन है। और वेस्टर्न कल्चर में जैसे होता था कि पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अलग रह रहे हैं और बच्चे अलग रह रहे हैं। सेम कल्चर धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है, न्यूक्लियर फैमिली का, जिधर आपके पेरेंट्स आपके घर में रह रहे हैं और आप किसी मेट्रो सिटीज में जॉब या कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो यूज की जा सकती है। जैसे कुछ स्मार्ट वॉचेस हो गई। वो क्या है कि सडन जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसको डिटेक्ट करती है। तो मान लो कभी गलती से कोई एल्डरली फॉल होता है तो उसको तुरंत वो आपकी स्मार्ट वॉच डिटेक्ट करके तुरंत आपको एक इमरजेंसी मैसेज या इमरजेंसी कॉल करेगी कि हो सकता है कि एल्डरली आपके गिर गए हो। तो ऐसे केस में आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहीं वो गिरे ना हो। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखे थे 3 दिन पहले, उनके साथ क्या हुआ था कि वो रात में जा रहे थे बाथरूम करने, और बड़ा सा हॉल था, उधर लाइटिंग कम थी, 4 बजे वो गिर गई। लेकिन वो क्योंकि घर के थोड़ा सा बाहर जो बरामदा था उसमें गिरी थी, तो 4 से लेके सुबह 8 बजे तक उनको देखने कोई नहीं आ पाया। वो आवाज देती रही लेकिन कोई था ही नहीं। तो 8 बजे जाके पता चला कि एल्डरली पेशेंट, जब बाकी परिवार उठा, कि वो गिर गई है या उनको दिक्कत आई है। तो उसके लिए स्मार्ट वॉचेस से क्या होगा कि कभी ऐसा फॉल हो भी जाता है तो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। दूसरे कुछ टेक्नोलॉजिकल यूजेस है, जैसे कि आजकल तो स्पाई कैमरा हो गए, लोग अपने कंपनीज में स्पाई कैमरा देते हैं और घर पे बैठे बैठे देख सकते हैं। तो दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि अगर आपके बुजुर्ग घर पे रह रहे हैं तो आपने कोई इस कैमरा वगैरह लगा रखा है जिससे आप रेगुलर उनको मॉनिटर कर सकते हैं। बट इसमें थोड़े प्राइवेसी इश्यूज है तो वो एक थोड़ा सा मुश्किल चीज होती है। बाकी कुछ टेक्नोलॉजिकल चीजों में जैसे हिप प्रोटेक्टर आ गया, कि हिप के आसपास आपने कुछ लगा लिया, ताकि वो मैकेनिज्म है कि ऑटोमेटिकली जैसे कार की सीट होती है, खुल जाती है एकदम से प्रेशर को देख के, उसी तरह से जैसे ही उसने डिटेक्ट किया कि आप गिरने वाले हो तो सडनली वो इन्फ्लेट हो जाता है, तो वो आपके हिप फ्रैक्चर्स को रिड्यूस कर सकता है। बाकी जो कुछ नॉन टेक्नोलॉजिकल चीज, जैसे मैंने आपको बताया छोटी मोटी चीज, जैसे ग्रैब बार्स आपने अपने बाथरूम में लगा दिए, एंटी स्लिप मैट्रेस जो आप देखते हैं कि वाटर पार्क में भी होते हैं, वो आपने बाथरूम में लगा दिए कि एंटी स्लिप मैट्रेस है कि वो स्लिप ना हो। या आपने लाइट के एक स्विच बिल्कुल बेड के पास कर दिया, या बेड की साइज को बढ़ा दिया। आजकल तो सीनियर फ्रेंडली सोसाइटीज भी बनने लग गई है, जिसमें ये देखा जाता है कि कोई भी सीढ़ी इतनी ऊंची ना हो कि एल्डरली जा ना पाए। कहीं भी हो तो उधर एटलीस्ट वॉकर ऊपर जा सके, उस हिसाब से सोसाइटी बनाई जाती है। सोसाइटी के खुले एरिया में लाइटिंग्स की फैसिलिटी ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें जो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की वजह से भी अपन फॉल्स को बचा सकते हैं। फॉल्स हो गया तो उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि अपन हिप फ्रैक्चर्स को भी बचा पाए अगर इन टेक्नोलॉजी का यूज अच्छे से किया जा सके। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने आज पर्सनली काफी कुछ सीखा। और जो जो जैसे मैंने बताया टॉक के स्टार्ट में, जो पर्सनली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं व्यूअर्स से भी बोलना चाहूंगा कि आई होप आपने भी काफी कुछ सीखा, और आप ये अपने कमेंट्स में बताएं। और जो अगर और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं इसी रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हेडिंग दिस जी। पॉडकास्ट, एंड इट वाज सच अ जी। लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड ऑल्सो इट वुड हैव बीन फॉर ऑल द लिसनर्स ऑल्सो फॉर अस। हम बिल्कुल ये एल्डरली हेल्थ पे सीरीज कंटिन्यू करेंगे आगे जाके। वन ऑफ द टॉपिक्स दैट इज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट, वी वुड डेफिनेटली कंटिन्यू इन आवर पॉडकास्ट।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। हेलो व्यूअर्स, हमको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है स्पेशली यूट्यूब पे एंड इवन इंस्टा और व्हाट्सएप पे भी हमको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक सजेशंस आ रहे हैं। तो thank you so much for the support, and also if you want to support us, please give a like, share and subscribe. You know the drill. And you can also comment in the comment box below कि आपको आगे किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना है, किन टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि हम बात करें, ताकि हम उन टॉपिक्स पे जो भी हम हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाएं एंड वी कैन डिस्कस एंड वी कैन लर्न टुगेदर इवन मोर। थैंक यू सो मच।